exploring the fundamental laws that govern our universe. This is dynamic physics. Now we will discuss about the gravitational potential energy. So what is the definition of gravitational potential energy? Work done by the external agent in moving the system of masses from infinity to the current configuration is stored as a gravitational potential energy. जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करता है इनफाइनाइट से एक कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को, जो उसमें वर्क किया गया है, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। तो ये हो गई हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसे थोड़ा समझते हैं हम लोग। जैसे लेट सपोज एक एम मास है और एक स्मॉल एम मास है। करेक्ट। इनिशियली ये r1 डिस्टेंस पर है। अब इस मास को हमें यहां से लेकर यहां तक लेके जाना है, r1 से r2 डिस्टेंस तक। तो r1 से r2 तक लेके जाना है। करेक्ट। और यहाँ पर मास है हमारा, डिस्प्लेसमेंट है dr। करेक्ट। इस मास का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो रहा है dr जितना, और इसकी जो पोजीशन है फ्रॉम दी एम मास वो है r यहाँ पर। तो इस एम मास की पोजीशन r है, इसका डिस्प्लेसमेंट dr है यहाँ पर। करेक्ट। हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब इस मास को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। करेक्ट। इसको यहाँ से यहाँ तक मूव कराने के लिए एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पर फोर्स लगा रहा होगा। लेट सपोज ये हो गया हमारा एक्सटर्नल एजेंट जो फोर्स लगा के ले जा रहा है इसको इस डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट भी एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन में ही हो रहा है। करेक्ट। हम r1 से r2 पर लेके जा रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? dr लिया है हमने। अब क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स होगा, क्योंकि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स r डिस्टेंस पे लिखूं तो क्या लिखूंगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एट r डिस्टेंस में लिखूंगा Fg इक्वल टू जी एम एम बाय आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एट r डिस्टेंस हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स जो आर स्क्वायर है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा यहाँ पर। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेरिंग फोर्स है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर वेरिंग फोर्स है। ठीक है। तो अगर मैं छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ जी डी आर, और यहाँ पर नेगेटिव साइन भी लगाना पड़ेगा। करेक्ट। और ये वर्क मैंने लिखा है वर्क डन ड्यू टू द कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू हुआ है वो माइनस एफ जी डी आर लिखेंगे हम लोग। अब यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाना है? माइनस साइन इसलिए लगाना है क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है इस डायरेक्शन में और ग्रेविटेशनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फिर हमें यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये हमारा वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ऑल राइट, ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। तो हमने एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, और उसके लिए अगर वर्क लिखते हैं तो वो जगह माइनस एफ जी डी आर। नाउ वी विल इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो अगर हम इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस व्हाट इज द एफ जी? इट इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर डी आर। और यहाँ पर पार्टिकल को हमने मूव कराया r1 से r2 तक, तो यहाँ पर r1 से r2 तक लिमिट रख देंगे। सो जगह वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू, अब यहाँ पर जी एम एम बाय जी एम एम को हम कॉमन लेते हैं बाहर, सो माइनस जी एम एम अंदर हो जाएगा r1 से r2, एंड ये हो जाएगा हमारा, इसको r पावर माइनस टू डी आर लिख सकते हैं। अब उसके बाद में ये हो जाएगा माइनस जी एम एम, इसका इंटीग्रेट करेंगे
r पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 r1 r2। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया -gmm और फिर -2 + 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 है तो प्लस कर सकता हूँ मैं इसको, और अंदर हमारे पास में होगा 1/r r2 to r1, ये इसकी लिमिट है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा gmm 1/r2 minus 1/r1। This is the work done by the conservative force gmm 1/r2 minus 1/r1। अब इसके बाद में आगे क्या करना है हमको, देखो इसके बाद में क्या करना है। अब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनर डेल यू लिख सकते हैं, ये आपको पता ही है ना। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू, तो इसको लिखा जा सकता है फाइनल माइनस इनिशियल डेल यू को, लेकिन माइनस साइन है तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। ये हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था। कंजर्वेटिव फोर्स को यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं ये जो आपको डब्ल्यू सी दिख रहा है इसकी जगह पर यू आई माइनस यू एफ लिख सकता हूँ। मैं लिख दूंगा यहाँ पर यू आई माइनस यू एफ इक्वल टू जी एम एम 1/r2 माइनस 1/r1। अब क्या करें, देखो अब क्या करो, हम पार्टिकल को इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं, करेक्ट। सो r1 क्या हो गया, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी हो गई हमारी 0। कहाँ तक लेकर गए, r तक, करेक्ट, और पोटेंशियल हो गई हमारी ये, और यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट। अगर ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ वैल्यूज को, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, u इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 जगह इनफाइनाइट पर है, करेक्ट। u फाइनल कितना होगा, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस यू एफ इक्वल टू जी एम एम r2 कितना है r माइनस r1 कितना है इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा 0। तो यू एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारा जी एम एम बाई आर विथ नेगेटिव साइन। सो अगर दो मासेस को आर डिस्टेंस पे लेकर जाएंगे, आर डिस्टेंस पे रखेंगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो -gmm/r होगी। ऑलराइट, सो ये आपको याद रखना है। अगर दो मासेस है m एंड m और उनको अगर आर डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो -gmm/r जितनी होगी। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन वी विल पुट एट अ r डिस्टेंस। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मुझे ये तो पता चल गया कि अगर दो मासेस को r डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी -gmm/r होगी, और यहाँ पर हमने जो रेफरेंस लिया वो इनफाइनाइट को लिया है, इनफाइनाइट पे हमने 0 मानी है और यही हमारा रेफरेंस है, करेक्ट। तो ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम तीन मासेस के बीच में लिखना चाहते हैं, m1 m2 एंड m3, करेक्ट। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ओनली टू मासेस के बीच में डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले मैं 1 और 2 के बीच में लिखता हूँ, तो मैं लिखूंगा potential energy between 1 and 2 is what? It is G m1 m2 by r1। फिर मैं between 2 and 3 लिखूंगा, तो जगह और यहाँ माइनस भी लगा दो, -G m2 m3 by r2। फिर मैं between 1 and 3 लिखूंगा, -G m1 m3 divided by r3। अब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगी, इन सबको ऐड करो, u12 प्लस u23 प्लस u13, इन सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। उसकी वैल्यू रखकर हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद में हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, करेक्ट। तो अगर तीन मासेस हैं तो हम लोग तीन पेयर्स बने, यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल तीन पेयर्स मिल रहे हैं अगर तीन मासेस है तो,
अगर मान लो 4 मासेस होते तो कितने पेयर्स बनते? तो टोटल पेयर्स बनते 6। 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पेयर्स बनते हैं। और इसको हम लोग नंबर ऑफ पेयर्स को डायरेक्टली इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, n-1 डिवाइडेड बाय 2। अगर 4 मासेस है तो आप 4 रखोगे इनकी जगह, 4 - 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6। 3 होंगे तो 3 मिलेंगे, 10 होंगे तो 10 रखकर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, हम पेयर्स बनाएंगे बिटवीन द पार्टिकल्स एंड उनकी इंडिविजुअल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे एंड सबका एंड ऐड करके टोटल एनर्जी सिस्टम की फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी। ऑलराइट, सो ओके, ये हमारी अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर है, ए पॉइंट है ये, और ये हमारा बी पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट को हम ए से बी पर लेके जा रहे हैं। करेक्ट, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। और लेट सपोज ये जो हाइट है वो है एच, हमारी एच हाइट पे लेके जा रहे हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ है आर ई एंड मास ऑफ द अर्थ है एन ई। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे? देखो, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूँ फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब यू बी माइनस यू ए। सो व्हाट इज द यू बी हियर? अगर बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो जाएगा माइनस जी मास ऑफ द अर्थ एम ई, और हाइट इसकी हो जाएगी आर ई प्लस एच। करेक्ट, अब ऐसे ही ए पॉइंट पे लिखेंगे तो माइनस माइनस जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई हो जाएगी। करेक्ट, अब उसके बाद इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी माइनस जी एम ई आर ई प्लस एच। अब माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। करेक्ट, अब उसके बाद क्या करें? देखो, ये तो मिल गया हमको, है ना, यहाँ तक तो मिल चुका है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो, अब आगे क्या करें? अब एक काम करते हैं, जी एम ई को कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है ये, और ये जो मास है वो एम है, पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं तो मास तो लेना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का, तो एम से भी आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एम एम एंड एफ। सो यहाँ पर जी एम ई, एम को हमने कॉमन लिया, अब अंदर हमारे पास में क्या है? 1/r e माइनस 1/r e प्लस एच। सही है, यहाँ तक कोई परेशानी? अब इसके बाद में क्या करो? एलसीएम लो, आर ई प्लस एच। अब इसके बाद एलसीएम ले रहे हैं, आर ई से आर ई कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा आर ई प्लस एच, और यहाँ पर हो जाएगा आर ई। So now what will happen? This RE will get cancelled out, and we have GME M H by RE RE plus H. करेक्ट, ये मिल जाएगा हमको। अब आगे क्या करें? देखो आगे क्या करें, आगे एक काम करते हैं, जी एम ई एम बाई आर ई तो है, एक आर ई इधर से कॉमन ले लेते हैं तो आर ई स्क्वायर बन जाए। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इससे क्या लिख सकता हूँ? जी एम ई एम एच, एक आर ई तो है ही ऑलरेडी, एक आर ई और कॉमन लेते तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा ये, और अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एच बाई आर ई। सही है, और ये हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब जो आपको जी एम बाई आर ई, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर दिख रहा है वो हो जाएगा स्मॉल जी, तो हो जाएगा एम जी एच डिवाइडेड बाय 1 प्लस एच बाय आर। ऑलराइट, तो ये हो गई हमारी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर हम एच हाइट पर जाते हैं फ्रॉम द सरफेस, तो जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा वो एम जी एच 1 प्लस एच बाई आर ई जितना होगा। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर है। तो ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। अगर सरफेस से एक मास को
h हाइट पे लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस mgh बाय 1 प्लस h बाय re जितना होगा। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट टचेस द ग्राउंड इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h इक्वल टू re बाय 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखते हैं इसको। ये अर्थ हो गई, करेक्ट, और एक मास को हमने ड्रॉप किया है। मास को कहां से ड्रॉप किया है, यहां से। और जब ये सरफेस को जस्ट टच करने वाला होगा तब इसकी वेलोसिटी क्या है, ये हमें पूछा गया है। ऑलराइट, सो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूं। और h कितना है यहाँ पर, re बाय 2, करेक्ट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसे मैं फाइनल माइनस, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला ऑलरेडी है हमारे पास में, तो इसी को यूज कर लेते हैं, mgh 1 प्लस h बाय re इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाफ mv², इनिशियल है 0। ऑलराइट, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, फाइनल हाफ mv² हो गया, वेलोसिटी भी है, m से m को कैंसिल आउट कर दो, h कितना है, re बाय 2 है, तो g re बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस h की जगह पर क्या रखेंगे, re बाय 2 इक्वल टू v² बाय 2। सो re कैंसिल आउट, अब इसमें g re बाय 2 डिवाइडेड बाय ये होगा 3 बाय 2 v² by 2. Now 2 will get cancelled out. So we have here g re by 3 इक्वल टू v² by 2, करेक्ट। तो v² इक्वल टू हो जाएगा 2 g re by 3। So what is the v here? It is under root 2 g re by 3। कितनी उसकी स्पीड होगी जस्ट बिफोर हिट द सरफेस, सरफेस को हिट करने से पहले इतनी उसकी स्पीड होगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस व्हिच इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट h इक्वल टू 2r, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें सरफेस पे रखा हुआ है मास और उसको हमें लेके जाना है h इक्वल टू 2r हाइट पर, करेक्ट। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। सो हमें पता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh 1 प्लस h बाय r, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला था। सो कितनी हाइट पे लेके जाना है, 2r पर, 1 प्लस h की जगह पर 2r डिवाइडेड बाय r। सो r से r कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 2 mgr डिवाइडेड बाय 3। दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी 2/3 mgr। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर जब डेरिवेशन की थी तो हमने देखा था कि R1 से अगर R2 पर जाते हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आएगा। तो इसका फॉर्मूला है Gmm बाय 1/R2 माइनस 1/R1, करेक्ट। अगर इसी में वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाता तो मैं लिख देता वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने वर्क पावर एनर्जी में रिलेशन ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, वही रिलेशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग R1 से R2 तक गए, तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिली वो Gm बाय 1/R2 माइनस 1/R1 हो गया। तो यहाँ पर हम m मास को लेके जा रहे थे। अब अगर m मास को ना लेकर जाए हम लोग, या इन्फाइनाइट से m मास को ना लेकर आए, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक यूनिट मास को लेकर आए, करेक्ट। अगर यूनिट मास को लेकर आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो जो वर्क हमें करना पड़ेगा उस यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए, वो वर्क हमारा पोटेंशियल के बराबर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो मास होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पर यूनिट मास होना चाहिए, यूनिट मास होना चाहिए।
ठीक है, और अगर 2 पॉइंट के बीच का निकाल रहे हैं डिफरेंस, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको मास को यूनिट मास से रिप्लेस कर देना है, करेक्ट। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू व्हाट, इट इज द चेंज इन पोटेंशियल। ये हमारा रिलेशन होगा, डेल वी इक्वल टू डेल यू बाई एन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास इज मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। करेक्ट, यूनिट मास को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क किया गया दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना। तो जैसे कि मान लो कि m मास है, इस p पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है और इसकी डिस्टेंस है r। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई आर। एक पॉइंट मास की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखना है आर डिस्टेंस पर, तो क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई आर। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज व्हाट, इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, करेक्ट। अगर मास को यूनिट मास ले लिया जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है। यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। टू बॉडीज ऑफ मासेस m and 9m are placed at a distance r. The gravitational potential at the point on the line joining them where the gravitational field is zero. तो हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां पर ग्रेविटेशनल, मतलब ऐसा पॉइंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो, और उस पॉइंट पर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमें बताना है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दो मासेस ले लेते हैं 9m एंड m, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है r। ये p पॉइंट है, करेक्ट। तो ये p पॉइंट है और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, वो है x। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस एक्स, करेक्ट। ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एक्स, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड एट द p पॉइंट लिखेंगे हम लोग ड्यू टू दिस 9m मास। तो ये हो जाएगा g 9m डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू दिस m मास लिखेंगे वो होगा g m बाय r माइनस एक्स का स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी वजह से होगा, करेक्ट। आप यूनिट मास रखो, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से लगे इस डायरेक्शन में। अगर जीरो होगा तो इन दोनों की वजह से बराबर होना चाहिए, तो इक्वेट कर सकते हैं। नाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, g से g कैंसिल आउट हो जाएगा। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग r माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा 1/9 हो जाएगा, करेक्ट। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं, तो r माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3r माइनस 3x इक्वल टू x। सो 3r इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4x, करेक्ट। सो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी मिल रही है, या बोले तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, x इक्वल टू मिल रहा है 3r/4, करेक्ट। r माइनस एक्स की अगर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, r माइनस 3r/4 करेंगे, सो आ जाएगा r/4। सो r माइनस एक्स हमारे पास में r/4 और x इक्वल टू हमारे पास में 3r/4, सही है। अब उसके बाद क्या करें, हमें ये तो पता चल गया कि ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पर जीरो है, कितनी डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब उस पॉइंट पर पोटेंशियल भी निकाल देते हैं पी पॉइंट पर, तो उसे कैलकुलेट करते हैं। 9m की वजह से पोटेंशियल एट पी पॉइंट हो जाएगा माइनस जी 9m डिवाइडेड बाय एक्स, और इसकी वजह से लिखते हैं एम मास की वजह से माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स। सो माइनस जी 9m डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 3r/4, सही है। फिर उसके बाद में माइनस जी एम एंड r माइनस एक्स कितना होगा, r/4। सो माइनस जी 9m इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3r माइनस 4gm बाय r। सो यहाँ पर ये आ जाएगा ये, फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, डेंशर एट द पी पॉइंट कितना होगा हमारा 12 हो जाएगा, माइनस 12 जी एम बाय आर
और यहाँ पर हो जाएगा -4 Gm/r। ये क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये हो जाएगा हमारा -16 Gm/r। दिस इज द पोटेंशियल एट द पी पॉइंट, और यही हमारा फाइनल आंसर भी होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो क्या किया, सबसे पहले हमने वो पॉइंट फाइंड आउट किया जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 था, तो लिखा G9m/x², G/m r-x², इसकी वजह से और इसकी वजह से। फिर इसको सिंप्लीफाई किया, करेक्ट, तो r-x का होल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर x² हो गया, इसको इधर लेकर गए, इसको इधर लेकर आए, दोनों तरफ रूट ले लिया, तो ये आ गया r-x/x 1/3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया क्रॉस प्रोडक्ट करके, करेक्ट, तो हमें मिल गया यहाँ पर फाइनली x = 3r/4, और ये हमें कितना मिला, r-x r/4। उसके बाद पोटेंशियल 9m मास की वजह से पी पॉइंट पर लिखा, तो -G9m/x हो गया, और फिर r-x की वजह से लिखा, तो -G(r-x) हो गया। सिंप्लीफाई किया तो हमें पोटेंशियल एट द पी पॉइंट मिल जाएगा दोनों मासेस की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now we will discuss relation between E and V. Relation between gravitational field and potential. जैसा कि हमें पता है कि du इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -E.dr m E.dr, करेक्ट। du इक्वल टू -m E.dr लिखा जा सकता है, जैसा कि हमें मालूम है, करेक्ट, और ये इक्वल होता है हमारा dw के भी। जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम -m E.dr लिख सकते हैं, जहां पर E है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर मुझे पोटेंशियल लिखना है तो मुझे बता, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज व्हाट, इट इज द पोटेंशियल। तो मैं अगर इसे m से डिवाइड कर दूं, सो du/m इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा -m Eg.dr, सही है, और m से हमें इसको डिवाइड करना है, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और du/m ही क्या है, पोटेंशियल है, तो dv इक्वल टू मिलेगा हमें -Eg.dr, ये मिल जाएगा हमें। तो dv इक्वल टू क्या मिलेगा, -Eg.dr, करेक्ट। यहां पर अगर डॉट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाए तो मिलेगा -Eg.dr cos थीटा, where theta is what, is the angle between Eg and dr. So theta यहाँ पर एंगल होगा between Eg and dr. So let's suppose ये हो गया हमारा dr and ये हो गया Eg, and इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा, करेक्ट। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, सो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, करेक्ट। अगर मैं Eg की डायरेक्शन में मूव करूं, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करूं, तो dr 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, dv इक्वल टू -Eg.dr, करेक्ट। dr को इसके नीचे लेकर जाओ, यहाँ पर हमें मिलेगा Eg इक्वल टू -dv/dr। इस रिलेशन से हमें क्या पता चलता है, इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें तो जो पोटेंशियल है वो हमारा डिक्रीज होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें याद रखनी चाहिए, करेक्ट। अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करें तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि रिलेशन है हमारे पास में Vr इक्वल टू -E.dr, करेक्ट। अगर मान लो क्वेश्चन में हमारे पास में ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन है और हमसे पोटेंशियल पूछा जाता है, तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Vr इक्वल टू -E.dr। और अगर हमारे पास में पोटेंशियल गिवन है तो हमें अगर ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट करना है तो इसका यूज करना होगा, करेक्ट। तो अगर पोटेंशियल गिवन है और Eg फाइंड आउट करना है तो इसका यूज करेंगे, और अगर E गिवन है और V फाइंड आउट करना है तो इसका यूज करेंगे। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके बिहाफ पर। क्वेश्चन है यहाँ पर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय V इक्वल टू 10x + y जूल पर kg। फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट x, y, करेक्ट। एंड सेकंड पार्ट में पूछा गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg
प्लेस एट द ओरिजिन। सो ये हमारे पास में दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। सो फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी बाई डेल जेड के कैप। ये लिखा जा सकता है, करेक्ट। सो यहाँ पर डेल बी बाई डेल एक्स क्या होगा हमारा, and what is the v here? It is 10x plus 10y. So इधर 10x plus 10y, करेक्ट। इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में। देखो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं और x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x ही वेरिएबल होता है, जो दूसरा है y या फिर z होगा वो कांस्टेंट रेट होते हैं। तो इसको करने पर हमें मिलेगा क्या, 10 ओनली। 10y का 0 हो जाएगा, 10x का हो जाएगा 10। डेल बी बाई डेल वाई देखो 10x प्लस 10y। तो अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में करें तो y वेरिएबल होगा और 10x तो कांस्टेंट, ये टर्म तो कांस्टेंट होगा तो इसका 0 हो जाएगा और 10y का हो जाएगा 10। तो डेल बी बाई डेल एक्स है 10, डेल बी बाई डेल वाई भी है 10। तो eg इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, eg इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप। तो ये जो माइनस 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप, दिस इज द eg वैल्यू। सो मैग्नीट्यूड ऑफ eg कितना हो जाएगा यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर प्लस माइनस 10 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 100, मतलब 10 10, इसको 10 रूट 2 लिख सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड आ गया। यूनिट न्यूटन पर केजी हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट मास, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, दोनों ही यूनिट सही होंगे, है ना। ठीक है, अब इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड आ चुका है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला, बी पार्ट में कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg प्लेस एट द ओरिजिन। करेक्ट। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारा है वो कांस्टेंट है, वो एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, इट इज कांस्टेंट। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा 1 kg मास को अगर 0,0 पर रखा जाए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो हर जगह सेम ही होगा, चाहे आप ओरिजिन पे रखो चाहे कहीं पर भी रखो। तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट करना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं m mod eg। सो व्हाट इज द m हियर, m हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 kg एंड eg आया हमारा 10 रूट 2। सो इट इज 10 रूट 2 न्यूटन। दिस इज द एप्ची वैल्यू। सो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा हमारा 10 रूट 2 न्यूटन। सो ये दोनों हमारे आंसर आ गए। ग्रेविटेशनल फोर्स 10 रूट 2 न्यूटन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड 10 रूट 2 न्यूटन पर केजी। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। v इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस जेड एक्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट x, y, z। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल फील्ड एट द पॉइंट x, y, z पर। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर पोटेंशियल है और ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, Eg इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बी बाई डेल जेड के कैप। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है, करेक्ट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, पुट करेंगे एंड वी विल गेट द ग्रेविटेशनल फील्ड। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया, आपको खुद से सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लो, इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। ऑलराइट, सो आगे देखते हैं अब। यस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्म रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्यू टू द रिंग एट द एक्सियल पॉइंट। तो सबसे पहले एक रिंग को ड्रॉ कर लेते हैं, एक रिंग बना लेते हैं। ये रिंग हो गई, करेक्ट, और ये सेंटर ऑफ द रिंग हो गया। यहाँ पर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो है हमारी एक्स, और रेडियस ऑफ द रिंग है वो है हमारी आर, करेक्ट। तो रेडियस है आर और सेंटर से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की वो है एक्स।
इस रिंग का जो टोटल मास है वो है कैपिटल M, करेक्ट। इस रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट लो जिसका मास हो जाएगा dm। अब इस छोटे से एलिमेंट की वजह से P पॉइंट पर जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो कितना होगा, वो लिखते हैं। देखो ये डिस्टेंस हो जाएगी r, और r को क्या हम लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो छोटे से मास की वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा d vp इक्वल टू जी डी एम बाय जी डी एम बाय आर, करेक्ट। और माइनस साइन भी लगा देंगे, और आर की वैल्यू हमें पता ही है। तो छोटे से मास की वजह से इतना पोटेंशियल होगा, और आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, ये तो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैंने पोटेंशियल लिखा। अगर मुझे पूरी रिंग की वजह से लिखना है तो मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे इंटीग्रेशन के, है ना। तो ये डीएम और पी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है, ठीक है। जब इंटीग्रेट करेंगे क्या ये आर वेरी होगा, तो क्या लगता है आपको आर वेरी होगा। सो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये पॉइंट पी है हमारा, ये रिंग हो गई। सो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखूं तो जो आर है मेरा वो वेरी नहीं होगा। आर क्या है, ये एलिमेंट यहाँ लिया और ये पॉइंट पी है, ये आर है यहाँ पर। ये एलिमेंट अगर यहाँ होता तब भी आर ही रहती, ये डिस्टेंस तब भी आर रहेगी जब यहाँ होगा, और यहाँ लेंगे तब भी आर होगी। सो आर इज नॉट चेंजिंग हियर, इट इज कांस्टेंट। तो आर हमारा कांस्टेंट ही रहने वाला है जब हम इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ पर हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ डी वीपी इज व्हाट इज द वीपी इक्वल टू, अब इसमें माइनस जी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है से बाहर लो, करेक्ट। और अंदर हमारे पास में डीएम, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो एम हो जाएगा। सो पोटेंशियल एट द पी पॉइंट आएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एट द पी पॉइंट। तो पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल हमारा आया फाइनली वो माइनस जी एम बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जितना होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। ओके, सो हमने एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से पोटेंशियल निकाल दिया, ठीक है। अगर रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या रखेंगे, देखो अगर मुझे सेंटर पे लिखना होगा, एट सेंटर, तो इसी फॉर्मूले में मैं x इक्वल टू जीरो रख देता हूँ, क्योंकि तब पॉइंट सेंटर पे आ जाएगा रिंग के। तो r जीरो हो जाएगा उस केस में, सॉरी x जीरो हो जाएगा उस केस में। और इसमें अगर आप रखो फॉर्मूले में माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर में x की वैल्यू जीरो रखोगे तो माइनस जी एम बाई आर होगा। तो पोटेंशियल एट द सेंटर आ जाएगा माइनस जी एम बाय आर, ये पोटेंशियल सेंटर पर होगा। ये क्लियर हो गया हमको, चल। सो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, ये रहा ग्राफ हमारा, करेक्ट। इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो लेट सपोज ये रिंग हो गई, ये रिंग हो गई, करेक्ट। सेंटर पे कितना है, माइनस जी एम बाई आर, मतलब सबसे मिनिमम कहां पर है, सेंटर पर है। इनफाइनाइट पर जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो इस टाइप का एक शेप बनेगा हमको, और ये हाइपरबोलिकली डिक्रीज कर रहा है, आप देख सकते हो सेंटर पर माइनस जी एम बाई आर, और इनफाइनाइट पर अप्रोक्स जीरो हो जाएगा हमारा। और इस बेल शेप में ये दिखाई देगा हमारा बेल शेप जैसा। तो आपको ये भी याद रखना है, करेक्ट। तो इस बेल शेप में हमें पोटेंशियल वर्सेस रेजिस्टेंस ग्राफ देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r is placed in the yz plane with a center at the origin. A particle of mass m is released from the rest at the point x equal to 2r. Find the speed with which it will pass through the center of the ring. तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, जब ये रिंग के सेंटर से पास करेगा मास तब इसकी स्पीड क्या होगी, दिस इज द क्वेश्चन। सो लेट्स सी इट। ये रिंग हो गई हमारी, करेक्ट। रिंग का मास है कैपिटल एम, ऑलराइट। और यहाँ पर एक मास को हमने रखा,
स्मॉल m, और ये जो डिस्टेंस है इसकी वो कितनी है, वो है 2r, x इक्वल टू 2r, करेक्ट। रेडियस ऑफ द रिंग कितना है, रेडियस ऑफ द रिंग है कैपिटल R, ठीक है। अब क्या करें, देखो ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई और ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। तो यहां पर अगर मैं लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करूं, सो U इनिशियल प्लस K इनिशियल इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल लिखा जा सकता है, सही है। तो हम लिख लेंगे। अब U इनिशियल कितना है, यहाँ पर पोटेंशियल लिखो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस रिंग की वजह से अगर पोटेंशियल लिखा जाए, ये हमारा 2r है, ये r है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा √5r, सही है, ये √5r होगा। तो अगर मैं पोटेंशियल लिखूं यहाँ पर, सो ये होगा मेरा -Gm/√5r, और अगर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये m मास का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, तो स्मॉल m हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर रेस्ट पर रखा गया तो 0 हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये यहाँ पर होगा तो हो जाएगा -Gm/r इंटू m, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², करेक्ट। अब इसमें m और m कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो ये हमारे पास में आ गया v²/2 इक्वल टू -Gm/√5r प्लस Gm/r, ये मिल गया। चलो बहुत बढ़िया, v²/2 Gm/r को कॉमन लो, अंदर बच रहा है 1 प्लस, और ये हो जाएगा हमारा -1/5 -1/√5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ √2Gm/r, और इधर भी एलसीएम लेके लिख लो, √5 -1 डिवाइडेड बाय √5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कितनी स्पीड होगी व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो जब ये सेंटर से पास करेगा तो इतनी स्पीड होगी हमारी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। सो व्हेन इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर, देन दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल ड्यू टू द थिन स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, करेक्ट। सो अगर हम कोई भी पॉइंट बाहर लेते हैं, इसमें दो केस देखते हैं। केस नंबर वन क्या है, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड मींस r इज ग्रेटर देन टू कैपिटल R। R यहाँ पर क्या रेडियस हो गई इस स्फीयर की, करेक्ट, और ये हमारा सेल है, मतलब ये हॉलो है। तो पॉइंट अगर बाहर है तो उसके लिए पोटेंशियल लिखेंगे P पॉइंट पर -Gm/r, करेक्ट। केस 2 देखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट अंदर है, P पॉइंट अगर अंदर है, मतलब कि r लेस देन टू द कैपिटल R है, केस 2 r इज लेस देन टू कैपिटल R, मतलब कोई भी पॉइंट अंदर, तो उसके लिए पोटेंशियल क्या लिखेंगे, तो इसे बोलते थे P डैश, तो Vp' हमारा हो जाएगा -Gm/R। अंदर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पे होता है। सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, -Gm/R, तो उतना ही पोटेंशियल हर जगह पर होगा अंदर। आप ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट लोगे, पोटेंशियल -Gm/R रहेगा, जितना सरफेस पर है उतना ही रहेगा, करेक्ट। तो सरफेस पर हमें कितना मिल रहा है, -Gm/R, उतना ही हमें सेंटर पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कांस्टेंट है, उसके बाद अगर आउटसाइड बात करें तो हाइपरबोलिकली इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव है तो हम बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है, तो ये हाइपरबोलिकली इंक्रीज कर रहा है। तो इस टाइप का हमारा डायग्राम बनेगा, सेंटर पर -Gm/R, सरफेस पर -Gm/R, और आउटसाइड में हाइपरबोलिकली इंक्रीज करेगा 1/r से। ऑलराइट, तो इस टाइप का हमारा ग्राफ हो गया पोटेंशियल वर्सेस आर का। पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ कुछ इस टाइप का हमारा बनेगा। नाउ द नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। अगर एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे,
तो देखो अगर कोई पॉइंट r इज ग्रेटर देन टू r, अगर कोई पॉइंट हमारा बाहर है, जैसे p पॉइंट बाहर है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस जी एम बाई आर, जैसा हमने हॉलो के लिए किया था। हॉलो में भी माइनस जी एम बाई आर लिखा था, इसमें भी माइनस जी एम बाई आर ही होगा अगर कोई पॉइंट बाहर है। बट अगर कोई पॉइंट अंदर है, सेकंड केस में r इज लेस देन टू द कैपिटल R, तो इस केस के लिए हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे माइनस जी एम बाई टू आर क्यू 3r² माइनस r²। तो इसको डेरिवेशन से प्रूव किया गया है, तो डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है। करेक्ट। आप इसको याद रख सकते हो कि अंदर वाले पॉइंट के लिए एक सॉलिड स्फीयर में माइनस जी एम बाई टू आर क्यू 3r² माइनस r² होता है। आर क्या है, उस पॉइंट की डिस्टेंस, जैसे ये पॉइंट पी हमने यहाँ पर लिया पी डैश, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो है हमारी आर यहाँ पर। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा बन रहा है, देखो सरफेस पे कितना होगा, सरफेस पे होगा हमारा माइनस जी एम बाई आर। ठीक है। आउटर साइड में हाइपरबोलिकली डिक्रीज करेगा, जैसे पहले डिक्रीज कर रहा था। अंदर अगर सेंटर पे बात करें, सेंटर पे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो यहां पर मैं r इक्वल टू 0 रखूंगा। r इक्वल टू 0 रख दो इसका, तो देखो क्या आएगा सेंटर पे, ये आ जाएगा माइनस जी एम बाई टू आर क्यू 3r², और आर की अगर रखेंगे 0, सो ये हमारा r² आर की होती है माइनस जी एम बाई टू, और यहाँ पर 3 भी रख देते हैं, माइनस 3 GM/2r। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा वो माइनस 3 GM/2r जितना हमारा होगा। बोलो ये चीज क्लियर है सभी को। सरफेस पे माइनस GM/r होगा, सरफेस पे भी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, r इक्वल टू आर रख दो यहाँ पर, है ना, सरफेस पर निकालने के लिए r इक्वल टू आर रखोगे तो सरफेस पर आ जाएगा। और मान लो कि मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, ये पॉइंट मेरा r/2 डिस्टेंस पर है ना। तो अगर पॉइंट मेरा r/2 डिस्टेंस पर, तो मैं क्या रखूंगा, स्मॉल r को r/2 रख दूंगा, कैपिटल R/2 सिंप्लीफाई कर दूं तो मुझे इस पॉइंट पर भी मिल जाएगा। तो हमने देखा बाहर की तरफ हाइपरबोलिकली इंक्रीज कर रहा है, और सरफेस से सेंटर पर जाने पर पैराबोलिकली डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर r² आ रहा है। करेक्ट। तो सरफेस से सेंटर पर जाने पर पैराबोलिकली इंक्रीज हो रहा है, और सरफेस से इनफाइनाइट पर जाने पर यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल है वो हाइपरबोलिकली इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है सरफेस से सेंटर पर जाने पर, और सरफेस से इनफाइनाइट पर जाने पर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये हमारे नेगेटिव है यहाँ पर पोटेंशियल। और सबसे अगर कोई पूछे कि सबसे कम पोटेंशियल कहां पर होगा, तो सबसे कम पोटेंशियल होगा हमारा स्फीयर के सेंटर पर, -3 GM/2r। तो जितना आप अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे उतना पोटेंशियल डिक्रीज करता जाएगा, जितना सेंटर से दूर जाओगे उतना पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा। और हमने इनफाइनाइट पर, ये जो भी फॉर्मूले हमने ड्राइव किए इनफाइनाइट पर 0 मान के किए हैं, मतलब इनफाइनाइट को रेफरेंस पॉइंट माना है, तब हम लोग ये लिख पा रहे हैं। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया है, इनफाइनाइट को लिया गया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पार्टिकल ऑफ मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल ऑफ सेम मास and radius a. The gravitational potential at the point situated at a/4 distance from the center will be what? So इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास में एक स्फेरिकल सेल है, करेक्ट, सेल है तो वो हॉलो है, ये सेल हो गया, और ये सेंटर हो गया उसका। तो सेंटर पे हमने m मास को सिचुएट किया है, इसका भी मास m है यहाँ पर एक p पॉइंट ले लेते हैं, करेक्ट। और इस p पॉइंट की जो डिस्टेंस है सेंटर से वो कितनी है हमारी, वो है a/4। राइट। सो हमें पॉइंट P पर फाइंड आउट करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा, और इसकी जो रेडियस है हमारी वो है a। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सेल, इट इज द a। सो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट द P पॉइंट। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, m मास की वजह से लिख लेता हूँ पोटेंशियल। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर -GM/a/4, क्योंकि ये पॉइंट सेंटर से a/4 पर आया है, हम m मास की वजह से लिख रहे हैं। अब मैं इस सेल के अंदर पोटेंशियल लिखता हूँ,
मुझे पता है सेल की सरफेस पर कितना होगा। अगर मैं सरफेस पर लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ -gm/a, ये सरफेस पर होगा। अब जितना पोटेंशियल सरफेस पर है उतना ही सेल के अंदर हर पॉइंट पर होगा। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा -gm/a, ये सरफेस पर है और हर पॉइंट पर इतना ही होगा सरफेस की वजह से। सो नाउ व्हाट वी विल राइट हियर, bp इक्वल टू -4gm/a -gm/a, so it is -5gm/a. This is the potential at the p point. ये p point पर हमारा पोटेंशियल होगा -5gm/a, करेक्ट। तो ये पोटेंशियल आ गया हमारा p पॉइंट पर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। Now we will discuss about the escape velocity. So what is the definition of escape velocity? The minimum velocity with which an object is projected from the planet so that it escapes the gravitational attraction of the planet is known as the escape velocity. ये वो मिनिमम वेलोसिटी होगी जिस मिनिमम वेलोसिटी से अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए प्लेनेट से तो वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप हो जाएगा, करेक्ट। एंड उस प्लेनेट पर वो कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। उस वेलोसिटी को हमने उसकी एस्केप वेलोसिटी बोला हुआ है। सो अगर हम अर्थ के केस में एस्केप वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो लेट्स सी इट। यहाँ पर अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन फोर्स वगैरह यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट। तो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट होगा। सो अगर मैं यहाँ पर इसे इनिशियल बोल दूं जहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है और हमें इसे इनफाइनाइट पे पहुंचाना है, इनफाइनाइट पे जाकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो जाएगी, करेक्ट। और ग्रेविटेशनल फोर्स भी जीरो हो जाएगा जब वो एक बार इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो डेफिनेटली वो वापस भी लौट के नहीं होगा। तो इनफाइनाइट को हमने फाइनल पोजीशन बोला हुआ है, करेक्ट। और अर्थ की सरफेस पर जब ऑब्जेक्ट था तो उसे हमने इनिशियल पोजीशन बोला हुआ है। सो मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर यहाँ पर लिखूं तो हमें इस ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से थ्रो करना है। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारी हाफ m v² अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो हो जाएगी g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, अगर इसकी रेडियस की बात करें अर्थ की, वो हो जाएगी हमारी r। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल एनर्जी देखी जाए अर्थ के सरफेस पर तो वो नेगेटिव होगी। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। अगर दो मासेस को r डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो -gmm/r होगी। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम मिनिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। सो अगर इनफाइनाइट पर बात करें तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें इनफाइनाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर r अब इनफाइनाइट हो चुका है। सो gmm/r फॉर्मूला रखेंगे और अगर इनफाइनाइट रखेंगे तो डेफिनेटली 1/इनफाइनाइट जीरो होता है। सो यहाँ से हमें इसका वेलोसिटी मिल जाएगी। सो ये हो जाएगा हमारा m0 से m0 कैंसिल आउट। सो एस का वेलोसिटी हमें मिल रही है यहाँ पर √2gme डिवाइडेड बाय r। दिस इज द एस का वेलोसिटी। सो ये हमें एस का वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए अर्थ की सरफेस से सो वो कभी भी रिटर्न बैक नहीं होगा, वो ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर देगा, करेक्ट। सो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला में मिला √2gm/re, अभी अभी हमने देखा। अब अगर मैं इसमें एक काम करूं, re से अगर इसे मल्टीप्लाई करूं और re से अगर इसे डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा gm/re²। सो gme/re² हो जाएगा स्मॉल g, करेक्ट। सो √g_re हो जाएगा हमारा एस्केप वेलोसिटी, और अगर इसमें स्मॉल g re की वैल्यू रखी जाए तो ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। सो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर एस्केप वेलोसिटी की बात की जाए तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जो एस्केप वेलोसिटी है वो हमारी एंगल से इंडिपेंडेंट भी होगी। ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि जब हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला ड्राइव किया √2gm/r, करेक्ट, तो यहाँ पर हमने कहीं पर भी एंगल नहीं लिया है।
तो मतलब आप किसी भी एंगल पर थ्रो करो ऑब्जेक्ट को, चाहे सीधा करो, चाहे ऐसे थ्रो कर दो या फिर इस एंगल पर थ्रो कर दो, एस्केप वेलोसिटी सभी केसेस में सेम ही होगी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एस्केप वेलोसिटी के बेस पर। द रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ VE to the escape velocity of the planet VP, whose radius and the mean density are twice as that of the Earth is. So हमें रेशियो फाइंड आउट करना है VE by VP का। ऑलराइट, सो लेट्स सी हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी नोट डाउन करते हैं। तो अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी लिखेंगे तो फॉर्मूला अभी अभी हमने ड्राइव किया, √2gme/re, करेक्ट। ये एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेस। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास में मास का कोई भी जिक्र नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डेंसिटी हमें दी हुई है, डेंसिटी ट्वाइस है, करेक्ट, और रेडियस ट्वाइस है, ये बताया गया है। तो मास के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखो हम लोग इस मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा। सो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। इसको इसमें पुट करते हैं, सो v इक्वल टू √2g, एम की वैल्यू हो जाएगी रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर, करेक्ट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो एक आर से एक आर को कैंसिल आउट कर दो, तो ये हो जाएगा VE इक्वल टू √2g रो 4/3 पाई आर स्क्वायर, दिस इज एस्केप वेलोसिटी। तो ये होगी हमारी एस्केप वेलोसिटी, √2g रो 4/3 पाई आर स्क्वायर। सो ये एस्केप वेलोसिटी अर्थ की सरफेस में होगी, इसलिए रेडियस आर ही कर देते हैं, ऐसे रो ही कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर हमने अर्थ ले रहे हैं, सो यहाँ पर हमने रो एंड आर ही कर दिया। अब प्लेनेट की बात करते हैं, तो प्लेनेट के लिए भी यही फॉर्मूला आप यूज करोगे, तो क्या लिखोगे प्लेनेट के लिए, 2g डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट 4/3 पाई रेडियस ऑफ द प्लेनेट एंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2g, डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट की बात करें तो वो ट्वाइस है, तो यहाँ पर 2 रो लिख लेंगे, करेक्ट, 4/3 पाई। रेडियस ऑफ प्लेनेट की बात करें तो वो भी डबल है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो ये 2RE का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और यहाँ पर भी एक 2 एक्स्ट्रा है, तो 8 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, तो मैं इसको 8 और बाकी बारे पूरे टर्म को v से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास में ये आ जाएगा, मुझे क्योंकि एस्केप वेलोसिटी अर्थ और प्लैनेट का रेशियो पूछा गया है, सो v/vp इक्वल टू मेरे पास में हो जाएगा 1/√8 और ये हो जाएगा 1/2√2। दिस इज एस्केप वेलोसिटी रेशियो, और ये हमारा फाइनल आंसर भी होगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये थी, अगर क्वेश्चन में डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। इफ VE इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर द अर्थ when a projectile is fired from the surface of the earth, then the escape velocity if the same projectile is fired, its center is what? So this is the question. तो अगर सरफेस से हम लोग थ्रो करते हैं तो हमें पता है सरफेस से थ्रो करेंगे तो क्या होगा, है ना। सरफेस से थ्रो करेंगे तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मालूम है, VE इक्वल टू √2g me बाय r, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, सही है। अब सेम प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम द सेंटर, अब सेम प्रोजेक्टाइल को हम सेंटर से फायर करते हैं। सो अगर सेंटर से फायर करेंगे तो कुछ इस टाइप का केस हो जाएगा। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फिर सबसे पहले। ये सेंटर हो गया, और इसको थ्रो कहाँ से किया है, थ्रो किया है यहाँ से सेंटर से, और कहाँ पर भेजना है, से इनफाइनाइट पे। तो ये अब इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन हो गई हमारी, करेक्ट।
1 और 2 के बीच में लगाएंगे अब। मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी यहाँ पर। सो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 1 और 2 के बीच में U1 प्लस K1 इक्वल टू U2 प्लस K2। तो व्हाट इज द U1? अगर सेंटर पे बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? अगर आप ध्यान करो तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है ना, और कोई पॉइंट अंदर है, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे -gm/2r³ 3r² माइनस r²। इस फॉर्मूले पे आप ध्यान दो। सो अब सेंटर की बात करें तो सेंटर पे r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो ये हमें मिला था -3gm/2r। सो सेंटर पर अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो कितना मिल रहा है हमें? -3/2 gm/r। सही है। रेडियस में r ले लिया हमने। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की सपोज हमें कुछ v वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ा है, तो उसे v ले लेते हैं। अब इनफाइनाइट पे भेजना है तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों 0 हो जाएंगे। सो ये मिल गया हमको। चलो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको हाफ एम वी स्क्वायर में कर देता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। सही है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये मास हो गया, पोटेंशियल हो गया हमारा, और पोटेंशियल, ये तो पोटेंशियल है -3/2 gm/r। जब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि स्मॉल एम है, प्लैनेट का मास हमने कैपिटल एम लिया है, जो अर्थ है उसका। सो ये हो जाएगा -3/2 gmm/r पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको इसकी चीजें हो रही होगी। 2 से 2 को भी कैंसिल आउट कर दो। ठीक है। तो हमारे पास में आ रहा है यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू 3gm/r, ये मिल रहा है। अब एक काम और करते हैं, अगर मैं ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं और नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो 2gm/r बच रहा है। करेक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा हमारा 3/2 एंड ये 2gm/r। करेक्ट। और ये है v। अब √2gm/r क्या होता है? याद करो, एस का वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस, तो वो ve है। तो v इक्वल टू क्या होगा? तो √3/2 ve। तो अगर अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाए तो उस केस में जो एस का वेलोसिटी होगी वो √3/2 ve होगी यहाँ पर। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए।